सो हेलो सीकर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। आज लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो डाइजेशन पार्ट है उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल वाला पूरा पार्ट, और स्टमक कैसे काम कर रहा होगा वो वाला पूरा पार्ट हम डिटेलिंग में कर रहे होंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कवर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि पूरा डिटेल में कंप्लीट हम लोग कर लें, साथ में ओवरव्यू भी मिलता रहे और साथ में एनसीईआरटी की एक भी लाइन ना छूटे, ताकि हमारे एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस पूरी तरीके से सही हो। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में समझना, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगा माउथ से, एंड होगा एनस पे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड कुछ ऐसी पार्ट्स होंगी जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होगा, जो कुछ सिक्रीट कर रहा होगा। भाई सुनना, हमेशा जो ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी में वो हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही होती हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो ये 3 टाइप की अपने को पढ़नी है। एक पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, एक पढ़ना है लीवर और एक पढ़ना है पैनक्रियाज। बताओ ये बात क्लियर है क्या? ठीक। अब समझना, जो लेंथ है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की वो अप्रॉक्स 9 मीटर होती है, मतलब ये 30 फीट होती है। यहाँ पे मीटर लिखा है, लेट मी मेक इट फीट, ये 30 फीट का हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि भैया ये क्या आ गया। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ मंकी, एंड ये बोला जाता है दैट वी आर जनरेटेड फ्रॉम अर्ली ह्यूमन बींग्स, मतलब आदि मानव जिन्हें तुम जानते हो। तो बोला ये जाता है कि हम लोग बंदर से बने हैं। मतलब क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे में है क्या वैसा ही लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम मंकीज़ में दिखेगा? तो आंसर है भैया दिखेगा। समझे? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मंकी के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आ जाए, तो उनके में भी ग्लैंड्स वगैरह मिलेंगी, उनके में भी एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम मिलता है, इसीलिए बताया जा रहा है। समझिए? आई थिंक क्लियर होगा, विजिबल होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो आपका, या आपका एग्जाम पास आ रहा हो, यू आर विलिंग कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पहले कवर करा दिया जाए, देन लेट मी नो ऑल्सो, वो वाला टॉपिक आपके लिए पहले कवर करा दिया जाएगा, बिकॉज दिस इज चैनल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब आते हैं आगे माउथ, और माउथ का ही दूसरा नाम है भैया बकल कैविटी। माउथ बोलें या तो बकल कैविटी, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत। अब समझते हैं, आते हैं डिटेल में, थोड़ा माउथ भी पढ़ लें। माउथ में समझिएगा, अपना माउथ या बकल कैविटी है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट है, और यही अकेला पार्ट है जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन होगा। ये मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है फिजिकल डाइजेशन। क्या मतलब है? फिजिकल डाइजेशन। अब कहोगे फिजिकल क्या है? फिजिकल मतलब कुतरना या चबाना। बताओ भैया, अगर पेट में एंजाइम है तो एंजाइम कभी कुतर पाएगा खाने को? कभी छोटे 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 हिस्सों में काट पाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। सिमिलरली हमारा जो टीथ है उसमें एंजाइम तो भी मिलेगा, सलाइवा वाला टाइलिन एंजाइम मिलेगा, सलाइवरी अमाइलेज, लेकिन साथ में वो खाने को छोटे छोटे हिस्सों में कुतर भी तो रहा है। तो ये कुतरना क्या कहलाता है? फिजिकल डाइजेशन। समझे? या टर्म हम लोग देंगे मैकेनिकल डाइजेशन। कोई दिक्कत? तो अपने माउथ में टीथ मिल जाएगा और दूसरा टंग मिल जाएगा। टंग का ज़्यादा काम यहाँ नहीं, एक तो टेस्टिंग का होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, और दूसरा मिक्सिंग का। मिक्सिंग किसका? जो भी फूड होगा उसे मिक्स करेगा, किससे? हमारे सलाइवा से। ठीक। अभी आगे एक और बात पढ़नी है भैया। फूड अब यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे काइम। काइम है क्या कि अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। समझे? अब आते हैं माउथ पे। यार एक पूरा का पूरा ग्लैंड लगा होगा जिसको बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड, वो निकालेगा सलाइवा, और सलाइवा में ही एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज। देखो भाई, अगर किसी के भी लास्ट में ASE लग जाए तो उसको एंजाइम ही में ही ट्रीट कर लिया जाता है, और इसी सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है टाइलिन। जैसे सुनामी टी से लिखते हैं लेकिन टी साइलेंट होता है, बस सुनामी पढ़ते हैं, ऐसे ही टाइलिन पी से लिखते हैं लेकिन पी साइलेंट होता है, सिर्फ टाइलिन पढ़ते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होगा? टाइलिन। और ये करता क्या है? हमारे माउथ में जो स्टार्च होगा उसे 30% कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। कितने परसेंट? 30%। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। आपने कभी अगर गेहूं का या चावल का कच्चा दाना खाया हो तो स्टार्टिंग में वो फीका लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ी देर चबाते हो ना वो मीठा लगने लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जो स्टार्च है, स्टार्च इज इन वीट ऑल्सो, स्टार्च इज इन राइस ऑल्सो, तो यही जो स्टार्च है ये होता क्या है? स्टार्टिंग में जब खाया तो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब अभी सलाइवरी अमाइलेज इस पर एक्ट नहीं किया है। जैसे ही धीमे धीमे आप चबाएंगे, होगा क्या? हमारे माउथ में का सलाइवरी अमाइलेज मिल जाएगा इसी स्टार्च से, और एज अ रिजल्ट वो 30% कन्वर्ट कर देगा किस में? माल्टोज में। और हम ऐसा याद कराते हैं, माँ से माल्टोज और माँ से टेस्ट इसका कैसा होता है? मीठा। डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए।
समझे, सेम वैसा ही। तो माल्टोस का टेस्ट कैसा, मीठा। इसीलिए राइस को या वीट को कच्चा चबाओ तो स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं आता, क्योंकि डाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन धीमे धीमे टेस्ट मीठा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि अब वही स्टार्च कन्वर्ट किस में हो गया है, माल्टोस में, वो भी कितने परसेंट, 30%। क्लियर है। आते हैं आगे। आगे ईसोफेगस। लेकिन ईसोफेगस शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लो यार, हमारे एक ऐसा राइमिंग वर्ड में याद कर लो, यहाँ से शुरू करते हैं। राइमिंग वर्ड में याद कर लो, बोलस, फिर पहुँचेंगे काइम, फिर पहुँचेंगे काइल। बोलस, काइम, काइल, और बोलेंगे माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन। समझो, मतलब क्या है, बोलस, काइम, काइल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। मतलब जो फूड पार्टिकल बाहर रखा हुआ था उसे हम फूड पार्टिकल कह रहे थे, लेकिन जैसे ही वो हमारे माउथ में जाएगा उस फूड पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे, बोलस। या दूसरे शब्दों में बोले कि हमारा जो फूड पार्टिकल है वो जब माउथ के सलाइवा से मिक्स होगा तो क्या बोल दिया जाएगा, बोलस। सिमिलरली स्टमक में जब जो भी चीज़ें मिलेंगी पेप्सिन HCl उनसे मिक्स होगा तो काइम बन जाएगा, और इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाएगा तो उसी फूड पार्टिकल को काइल बोल देंगे। तो नाम एक ही है लेकिन स्वरूप एक ही है लेकिन नाम अलग अलग। बोलस, काइम, काइल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। एक बार फिर से साथ में बोलिए, बोलस, काइम, काइल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। क्लियर। अच्छा, ईसोफेगस तो पढ़ाना ही है, ईसोफेगस ही हम छोड़े दे रहे थे, इसे हम रब कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, जो ईसोफेगस है हिंदी में अन्न प्रणाली बोलते हैं, ये अभी हिंदी वाला हम लोग नहीं डील करेंगे। ये इसका काम क्या होता है, बस सॉलोइंग का काम करता है, मतलब निगलने का काम करता है। और इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दोनों चलता है। या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल दिया जाए, टिक मूवमेंट, या तो पेरिस्टाल्सिस, दोनों बात एक है। समझ गए। अब ये होता कैसे है, ये एकदम पाइपलाइन है, देखो माउथ से स्टमक तक जो पाइपलाइन आ रही है, ये वाली पाइप, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ईसोफेगस। अब ये पाइपलाइन ऐसी नहीं होती, ये पाइपलाइन थोड़ा सा जैसा बेसिन का पाइप देखे हो कभी, ऐसा ऐसा होता है ना, वैसी बेसिन के पाइप जैसी होती है। और ये बनी होती है कार्टिलेज की, किसकी बनती है, कार्टिलेज की। कार्टिलेज मतलब ऐसा पार्ट हमारे बॉडी का जो फ्लेक्सिबल होता है, हड्डी जैसा होता है लेकिन फ्लेक्सिबल। जैसे नाक का इधर वाला पार्ट फ्लेक्सिबल है, कान का ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल है, तो ये किससे बना है, कार्टिलेज। नाक का ये आगे वाला हिस्सा किससे बना है, कार्टिलेज। ऊपर हड्डी है भाई, यहाँ पे हड्डी है, लेकिन आगे वाला हिस्सा किससे होता है, कार्टिलेज का। सिमिलरली गले का ये भी क्या है, कार्टिलेज है। अब ये करता क्या है, यहाँ पर एक मोशन होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसे हम यहाँ पे थोड़ा बनाते हैं सिंपल। उसमें ये देखो ये है, अब खाना अगर इतना बड़ा है तो क्या खाना अंदर जा पाएगा, पाइपलाइन छोटी है और स्टमक के पास यहाँ पहुँचना है, तो आंसर है नहीं जा पाएगा। तो ये करता क्या है, ये अपने आप को एक्सपैंड कराएगा और एक्सपैंड करा के खाने को इसके अंदर बैठा देगा और धीमे धीमे खाने को नीचे की तरफ पुश करेगा। लेकिन ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो पुश कैसे करेगा भैया, ये करता क्या है, अपने साइड वाले वॉल को अंदर की तरफ पुश करता है, ताकि जो ये नीचे वाला ऊपर वाला खाना है वो नीचे आ जाए और नीचे वाले पार्ट को इधर की तरफ भेज देता है। समझ पाए। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम थोड़ी देर बाद बन जाएगा। ये खाना पहुंच गया अंदर और ऊपर वाला जो पार्ट था वो अब ये खाना फिर इसे और नीचे पुश करेगा और ये वाला वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे ऊपर वाला आ चुका होगा, ये वाला पार्ट। समझे। तो इसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब बच्चों को डाउट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन कब बोला जाए और रिलैक्सेशन कब बोला जाए। तो समझना, अगर कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए तो वो रिलैक्सेशन ही कहलाएगा, और अगर नॉर्मल पोजीशन से हट जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। समझिए, कोई दिक्कत। जैसे रबर बैंड हमने लिया, ये रबर बैंड है, मान लो रबर बैंड को अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अभी वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जब हमने छोड़ दिया तब आ गया तो वो रिलैक्स था। सिमिलरली यहाँ पर देखो, नॉर्मल पाइपलाइन पतली होनी थी, तो अभी ये पाइपलाइन इधर देखो, ये वाली पाइपलाइन आगे जा रही, ये वाली इधर जा रही, मतलब ये मोटी होने जा रही है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे वाला क्या हो गया, जब ये वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। तो अगर जैसे डायाफ्राम पढ़ोगे आगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। समझ गए। तो ईसोफेगस में एक बात अपने को याद रखना है कि भैया यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, ये अकेलौता अभी ये पार्ट मिलेगा जिसमें डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा एक मिलेगा एक और जगह, बताएंगे कहाँ पे, लेकिन अभी तक का इकलौता पार्ट कहाँ है जहाँ डाइजेशन नहीं होगा, वो है ईसोफेगस। कोई दिक्कत। ठीक, अब चलते हैं आगे स्टमक के बारे में। स्टमक को भी आओ डील कर लेते हैं। आवाज़ वगैरह सब क्लियर है ना।
ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक। सही है। आते हैं अब स्टमक पे समझना। स्टमक में भी यार 3 चीज़ें थी अपने पास, लेकिन 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड थी ना, सॉरी 3 ग्लैंड्स थी ना, सलाइवरी ग्लैंड, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और एक पैनक्रियाज। लेकिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये 4 है, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड वो तो ग्लैंड पढ़ चुके हैं, अभी 3 पढ़नी है, ये मैं बोलने वाला था। लीवर, पैनक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 है अपने पास। अब समझो यार, यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक्चुअली 4 चीज़ें अपने पास रखेगा। कितनी रखेगा? 4 चीज़ें। उनमें से सबसे पहली क्या है, होती है सबसे पहली पेप्सिन। और पेप्सिन होता क्या है, ऐसे हम याद कराते हैं। देखो, पी से पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा पी से प्रोटीन को और तोड़ देगा पी से पेप्टोन्स में या तो पी से प्रोटीओजेस में। प्रोटीओजेस में मतलब इसका क्या है, सिंपल सिंपल कि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है। देखो 90% अगर तुम्हें लास्ट में ई एन दिख जाए तो तुम ये बोल देना कि वो क्या होगा, एंजाइम ही होगा। जैसे हमने बोला ट्रिप्टोफैन क्या है, एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। और अगर किसी के लास्ट में एज लगा था, अभी बताया था, वो भी एंजाइम होता है। जैसे सलाइवरी एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, ये सब एंजाइम। और आई एन अगर लास्ट में लगा हो, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन और जितने भी अपने पास, फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एंजाइम हैं। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और तोड़ देगा पी से प्रोटीन को, तोड़ देगा पी से पेप्टोन्स में या तो पी से प्रोटीओजेस में। समझ गए? अब यही पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस आगे जाकर अमीनो एसिड में टूटेंगे। तो अभी नहीं टूटा अमीनो में, अभी पेप्सिन ने सिर्फ एक स्टेप तोड़ा था, मतलब इसमें तोड़ दिया पेप्टोन्स में या तो प्रोटीओजेस में। कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो पेप्सिन है ये लगातार हम लोग के बॉडी में नहीं होता है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन के लास्ट में GEN आ रहा है और GEN अगर आ जाए तो याद कर लो कि ये कैसा फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। और यही पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, यही पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। और पेप्सिन कैसा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म है। समझ गए? और कन्वर्ट कौन कराएगा? HCl कराएगा, जो अभी नीचे अपन लोग पढ़ रहे होंगे। तो मतलब पेप्सिनोजन हमारे बॉडी में है जो कि इनएक्टिव फॉर्म था, वही कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। लेकिन ये बताओ, डाइजेस्ट प्रोटीन को कौन करेगा? पी से पेप्सिनोजन की पी से पेप्सिन। तो छोटा वाला एक्टिव फॉर्म ही हमेशा काम करेगा, मतलब पेप्सिन इज गोइंग टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। क्लियर है? आगे आते हैं, बस थोड़ा सा और है यार, इतना ही आज अपन लोग कर रहे होंगे क्योंकि ये वाले टॉपिक्स अगले उसमें भी करेंगे हम लोग। अब समझना दूसरा क्या है, HCl। अभी बताया क्या, HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब पेप्सिनोजन भैया बताओ फिर से, एक्टिव फॉर्म की इनएक्टिव फॉर्म? तो आंसर हम लोग का होगा इनएक्टिव फॉर्म। क्यों इनएक्टिव? क्योंकि लास्ट में जन लगा है। सेम ट्रिप्सिनोजन पढ़ेंगे, उसके भी लास्ट में जन लगाए ना, तो वो भी कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन कैसा फॉर्म हो जाएगा फिर? एक्टिव फॉर्म। दूसरा काम क्या है HCl का यार? HCl क्योंकि एसिड है तो हमारे पेट में एसिड होता है, इसलिए होता है ताकि जो भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ आ गए हों उनको मार दिया जाए। जब मार दिया जाएगा एज अ रिज़ल्ट होगा क्या, वो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो टोटल हमारे में प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो मिलता है वो सलाइवरी एमाइलेज ही होता है। वो सलाइवरी एमाइलेज क्यों होता है समझना, क्योंकि सबसे पहला खाना माउथ में गया, तो माउथ में वो स्टार्च और माल्टोज कन्वर्ट हो रहा था, वो ठीक है, लेकिन साथ में माउथ में गया तो सलाइवा क्यों निकला? ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खाने से अच्छे से मिलके वहाँ मर जाए। अगर सलाइवरी एमाइलेज नहीं मार पाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो पेट में आएगा खाना और पेट में HCl मिलेगा, वो मार देगा। वो नहीं मार पाया तो आगे लीवर मिलेगा, वो डिटॉक्सीफाई कर देगा। वो नहीं कर पाया तो WBC, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिव एलिमेंट है, वो सब मिलेंगे। और कोशिश ये की जाएगी कि जो भी बैक्टीरिया हो, जो भी फॉरेन पार्टिकल हो, वो मर जाए और एज अ रिजल्ट जो भी बॉडी हो वो सुरक्षित रह सके। ये पूरे बॉडी का मैकेनिज्म होता है भाई। तो यहाँ पर HCl बताओ क्या करेगा? इसके 2 फंक्शन याद कर लो, एक किल करेगा बैक्टीरिया को, दूसरा एक्टिवेट कर देगा किसको? पेप्सिनोजन को पेप्सिन बनने में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कर देगा। क्लियर? अब क्या है, नीचे रेनिन बोल रखा है। रेनिन देखो, ये देखो छोटे बच्चे जनरली ना करते हैं, क्या करते हैं? ना करते हैं। मतलब ये रेनिन वाला जो प्रोटीन है या रेनिन वाला जो पार्ट है वो किस में मिलेगा? इन्फेंट में मिलेगा, मतलब शिशु में या छोटे छोटे बच्चों में मिलेगा। इसका काम क्या होता है? जो मदर्स मिल्क का प्रोटीन होता है या जो मिल्क प्रोटीन होता है, सिर्फ उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, मतलब हम लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो हमारे बॉडी में रेनिन की मात्रा थी, और रेनिन की मात्रा
मात्रा के ये डबल एन है ना, मतलब ना करता है, तो ये डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को, और इसी के वजह से मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो पाएगा। जबकि जब ह्यूमन बड़ा हो जाता है तो उस लेवल का मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। इसे ना क्यों याद कराया, क्योंकि एक बात में हम लोग रेनिन पढ़ेंगे RENIN, तो ये वाला गलत है। अगर कभी भी MCQ में आ जाए या लिखने को आ जाए, सही क्या है, डबल एन वाला। दोनों अलग अलग काम करते हैं, समझिए। तो ना याद रखना, मतलब RENNIN। एक ये भी पढ़ना है अपने को, म्यूकस। म्यूकस भैया क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये पूरा जो स्टमक है ना, यहाँ पर एक पूरा कवरिंग लगा दिया जाता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों लगाई जाती है, क्योंकि हमारे पेट में क्या है, HCl है। HCl एसिड है, तो पेट को भी जला सकता है। इसीलिए स्टमक के लाइनिंग पे क्या लगा दिया जाता है, पूरा का पूरा HCl को कोट करने के लिए या HCl से बचाने के लिए म्यूकस की कोटिंग कर दी जाती है, लेयर लगा दी जाती है, ताकि HCl हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचा पाए। और अगर ये म्यूकस ना होता, लेयर ना होती, तो HCl पेट में जाता तो पेट को नुकसान पहुंचा सकता था, मतलब अल्सर वगैरह तुरंत हो सकते थे। इसी वजह से बोला ये जाता है कि HCl पेट में ज़्यादा सिक्रीट ना हो। और क्यों ना हो, क्योंकि खाना अगर टाइम से लेंगे तो क्या होगा, जो भी HCl होगा वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा, तो आपके पेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा। इसीलिए कवरिंग म्यूकस की दी जाती है कि टेम्परेरी के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या हो, म्यूकस उसे बचा कर रखे। और यही होता है कि अगर बहुत देर तक भूखे रहो, कई टाइम से अगर भूखे रहो बहुत देर तक, एज अ रिजल्ट क्या होता है, पेट जलने लगता है, एसिडिटी होती है। क्यों होती है, बिकॉज HCl ही तो है पेट में, तो जलेगा ही। समझ गए, ये सिंपल सा पूरा लॉजिक होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे HOTS में बन जाता है, हॉट्स जिसे बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। वहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि स्टमक के लाइनिंग में म्यूकस मिलेगा कि स्टमक में मिलेगा। तो समझना यार, स्टमक अपना पूरा खोखला है, ये जे शेप का होता है। मैड स्टमक वॉज जे शेप, लास्ट क्लास में बताया था। पूरा एब्सॉर्प्शन का ट्रिक है, आराम से देखो, बढ़िया तरीके से सब क्लियर हो जाएगा उसमें। एक पेज की ट्रिक है, लेकिन सारी चीज़ क्लियर कर रहा है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं याद करना अपने को। अब समझो यहाँ पे, जो ये जे शेप का है, जे शेप का स्टमक बताओ खाना लाने के लिए था ना। तो जब ये खाना अंदर आ रहा होगा तो होगा क्या, ये जगह खाली होनी चाहिए। अगर इस पूरे जगह ही तुम म्यूकस भर दोगे तो क्या खाना आ पाएगा, नहीं आएगा। मतलब स्टमक में नहीं होता है म्यूकस। स्टमक की जो ये लाइनिंग है, आउटर कवरिंग, बस यहीं पे अपने को क्या देखने को मिल जाएगा, म्यूकस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। आज कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर आज इतना ही करेंगे सेशन। देखो बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ स्टमक इज़ नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है। पहला बोला गया, स्टमक एज टेम्परेरी रिजर्वायर, कुछ देर के लिए खाने को रोकता है भाई। मिक्स करता है फूड को गैस्ट्रिक जूसेस से। यही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। तो फूड आएगा तो मिक्स होगा ही, सिंपल बात है। सिक्रीट करेगा लाइपेज और एमाइलेज। और बोला गया, रेट ऑफ स्टमक एम्पटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। हमने ये क्वेश्चन इसलिए रखा कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो तुम्हें लगे यार कि हमने नहीं पढ़ रखा है, तो उसे कैसे डील करेंगे। ये दोनों तो स्टमक का काम है। ये कैसे है भैया, ये बताओ। अगर तुमने कभी पिज़्ज़ा या बर्गर खा लिया तो पेट भरा भरा लगता है, मतलब जैसा खाना खाओगे उसके हिसाब से रेट होता है कि कितनी जल्दी पचेगा या कितनी जल्दी पेट खाली होगा। तो रेट हमारा जो फूड है उस पर डिपेंड कर रहा है रेट, मतलब स्टमक डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली फूड पे कि हम खा क्या रहे हैं। तो आंसर कौन सा बचा, ये वाला बचा। क्यों बचा, क्योंकि लाइपेज और एमाइलेज ये नहीं सिक्रीट करता है। एमाइलेज तो सलाइवा कर रहा होगा, सलाइवरी एमाइलेज जिससे बोला गया। लाइपेज अभी पढ़ेंगे कौन करेगा, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है सही कौन सा होगा। सो बाय द ऑप्शन ऑफ एलिमिनेटिंग आंसर्स वी आर एबल टू गेट द डिजायर्ड आंसर। समझ गए, और करेक्ट आंसर होगा वो। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये इसी का हिंदी पार्ट है और सेम है, तो आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। और अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैनक्रियाज देख रहे होंगे, और पैनक्रियाज को हम लोग बोल रहे होंगे भुट्टा। भुट्टे के जैसे दो काम होते हैं यार, एक भुट्टा उबाल के खाया जाता है, एक भून के खाया जाता है। सिमिलरली पैनक्रियाज को भी बोलते हैं डुअल ग्लैंड, मतलब इसका भी दो काम होगा। हार्मोन भी निकालेगा भैया, एंजाइम भी निकालेगा। कैसे निकालेगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, बाय।